बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर्स को स्मार्ट टीम्स अकेडमी की तरफ से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो सेशन हमारे पास मौजूद है वो है अफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग के हवाले से, और किस तरीके से जो है वो आप अपनी टीचिंग को इन्हांस कर सकते हैं, किस तरीके से क्या प्रोसीजर यूज़ करने चाहिए, इनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ साथ इस पैंडेमिक में जो वेज ऑफ टीचिंग हमारी चेंजेस आई हैं उन पर भी थोड़ा बहुत जो है वो हम रोशनी डालेंगे, किस तरीके से जो है वो हम अपनी इस पैंडेमिक में जो ऑनलाइन टीचिंग हम कर रहे हैं इसको भी किस तरीके से जो है वो हम अफेक्टिव बना सकते हैं। आज का जो सेशन है वो हमारे साथ लेने के लिए जो फैसिलिटेटर मौजूद है वो बड़ी ही मशहूर शख्सियत हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस और वेलकम करवा देता हूँ आपसे। हमारे पास आज का सेशन जो है वो लेंगे इंजीनियर सैयद रिजवान साहब। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, सर खैरियत से हैं, ज़िंदा हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सुनने वाले, देखने वाले जो हज़रात हैं उनके लिए भी मैं खैर मतलूब करता हूँ, क्योंकि खैर और नेमत एक बहुत बड़ी नेमत है। जी सर। सर सबसे पहले तो आपको हम स्मार्ट टीम्स अकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहते हैं और वेलकम करते हैं हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पर, जहां आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा टाइम अवेल करके दिया ताकि हम जो है आपके ज़रिए लोगों तक एक नए मेथड्स और नई जो प्रोसीजर है, नई टीचिंग्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचा सके और अपने टीचर्स को मज़ीद ग्रूम होने का एक मौका दे सकें। सर मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप जो है वो हमारे ऑडियंस के लिए सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि उनके मज़ीद जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए कि आप किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और किस तरीके से जो है वो इस सेशन में आप बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल। जैसा कि आपने देखा, मेरा नाम इंजीनियर सैयद रिजवान अली है। इस के अंदर इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने मास्टर्स किया है। मास्टर्स के बाद जो है आई गॉट चांस टू लिव इन इंग्लैंड, वहाँ मैंने जॉब भी की है और फिर उसके साथ साथ बहुत सारे मज़ीद डिप्लोमास भी किए। फिर उसके बाद जो है देन आई केम बैक टू द पाकिस्तान, और फिर मुझे चांस मिला इसमें सुई सौदर्न गैस, जो कि सुई गैस कहलाती है। कुछ अर्सा मैंने वहाँ गुजारा है, आफ्टर डूइंग अ जॉब इन द ERP। उनका जो बेसिकली 5th फ्लोर के ऊपर कभी आप गुजरते हों तो आपका हसन स्क्वायर के पास या सिविक सेंटर के पास जब गुजरना हो तो इनका बेसिकली ये हेड ऑफिस है पूरा सुई सौदर्न का। यहाँ से पूरा उनका IT डिपार्टमेंट और उनके दूसरे ऑपरेशंस पूरे उस सुई गैस की बिल्डिंग में चल रहे हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स आई हैव मूव टू नवीना ग्रुप, जो कि एक डेनम के पाकिस्तान के एक बड़े एक्सपोर्टर में उनका शुमार होता है, जो कि जीन्स जिसको हम डेनम कहते हैं, नवीना ग्रुप। तो वहाँ तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 2.5 साल मैंने गुजारे एज अ असिस्टेंट मैनेजर, जो उनका ERP डिपार्टमेंट था स्पिनिंग उसके अंदर। उसके बाद जो है जब मैं वहाँ पे था तो माशाल्लाह अच्छी जगह थी, थोड़ा टाइम मैं बचता था, तो वहाँ मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है इंग्लैंड का इधर का, क्योंकि आम तौर पे होता क्या है, जो आज हमारा सेशन भी है इफ़ेक्टिव वे ऑफ टीचिंग, ठीक, वो कैसे इफ़ेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा गैप है, जो हम इंशाल्लाह भी आगे बात करेंगे, बिटवीन द एकेडेमिया एंड द इंडस्ट्री, कि अनफॉर्चुनेटली, इंतहाई माजरत के साथ, कि यहाँ और लोग भी बैठे होंगे जो प्योर टीचिंग से होंगे। प्योर टीचिंग का मतलब क्या, मैं बताता हूँ। तो होता कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ जहाँ हमने भी पढ़ा, हमारे भी असातिज़ा थे, तो मेजॉरिटी ऑफ देम वो थे कि जिन्होंने कभी कहीं इंडस्ट्री में या कहीं प्रोफेशनल वर्क ही नहीं की। जो है वो प्योर टीचिंग पे बेसिकली वो वर्कआउट कर रहे थे। और प्योर टीचिंग से मतलब क्या, प्योर टीचिंग ये है कि उन्होंने अपना बैचलर्स किया या जो भी MSc BSc की, मास्टर्स, इफ सपोज PhD एज वेल। सो वो प्योर एकेडमिक था, कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है किसी भी फील्ड के अंदर, या हालात क्या होते हैं जब कस्टमर की डिमांड हो, क्लाइंट खड़ा हो, हाँ भाई 4 दिन का टाइम था, प्रोजेक्ट तैयार हुआ नहीं हुआ। बहरहाल दे हैवंट बीन टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो प्योर टीचिंग में उसको कहता हूँ कि खालिस टीचिंग है, सिर्फ टीचिंग ही करें। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे वहाँ बड़ा एक गैप नज़र आता था अपने वक्तों में भी, और मैंने सोचा कि क्यों ना अपना इंग्लैंड का एक्सपीरियंस
थोड़ा बहुत सुई गैस का भी, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद जो नवीना ग्रुप है उसका, तो मैंने कहा क्यों ना स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए। और जो प्रैक्टिसेस हैं पूरी दुनिया में, अगर आप जाएँ, चाहे इंग्लैंड देख लें, चाहे अमेरिका देख लें, कनाडा देख लें, यानी कि ये वो जितने बड़े-बड़े ममालिक आप देख लें, उनका रूल है कि जब तक आपने कोई प्रैक्टिकल एक्सपोज़र, आपने कहीं वर्क नहीं किया, सो यू आर नॉट क्वालिफाई अ यूनिवर्सिटी टीचर। जैसे मैं इंग्लैंड की बात करूं, तो जो मैंने वहाँ सुना था अपने वक्तों में, वो कहते थे एटलीस्ट यू हैव मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री वॉट एवर द फील्ड दैट यू आर गोइंग टू टीच। यानी कि 4 साल का पहले तजुर्बा है कोई काम करने का, कहीं काम किया तो टीचिंग में आओ, वरना हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपको। ठीक है, तो ये एक वहाँ का एक तरीका कार है। ठीक, तो जब मैंने देखा यहाँ पर अपने नवीना के अंदर, और फिर मैंने कुछ सोचा, तो मैंने कहा कि भाई क्यों ना एक टीचिंग के शोबे में आ जाए, क्योंकि ये नबियों का बड़ा पेशा है, जो हम कहते हैं ना इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि सीखने सिखाने का अमल है, इसमें सीखते भी हैं आप, सिखाते भी हैं। जो नबी जितने भी हमारे अम्बिया इकराम जो अब तक आए हैं, वो यही काम करते हैं, सीखने सिखाने का अमल, ये सीखते और दूसरों को सिखाते हैं, और एक अच्छे मोटिव की तरफ जाते हैं। अगर इस्लाम की बात करते हैं तो ठीक है, बात है, वो अल्लाह से मिलाते हैं और उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें अपनी इस एक उलूम होता है, एक फ़नून होता है, बेसिकली उलूम तो वो हैं जिसको इस्लाम ने भी तिब यानी कि मेडिकल, ठीक है जी, उसको माना है, या फिर फ़िक़्ह को माना है। बाकी जब हम उलूम की बात करें, यानी कि जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं, या जिसको आप अपना स्किल सेट की जिसको हम बात करते हैं, तो वो जो स्किल है वो हम इस तालीम से हासिल करते हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो उस स्किल सेट के लिए भी आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी चाहिए कि जो आप पढ़ा रहे हो आपको पता ही नहीं है। कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी यहाँ बहुत सारे टीचर बैठे होंगे, अगेन माजरत हो सकता है मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये मेरा इतना एक्सपीरियंस है, दिस इज़ माई एक्सपोजर, दिस डजंट मीन दैट व्हाट आई एम गोइंग टू से वो 100% आपके लिए एक्यूरेट हो। तो लोग एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। लवलास ट्रांसफॉर्मेशन सब ने पढ़ी होगी माशाल्लाह, मैथ्स पढ़ी है ना भाई सब ने। ठीक है, लाइव कमेंट्स अभी नहीं आ रहे, लेकिन अगर आ रहे हो तो आप दे सकते हैं कि जी हमने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बताइए उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। और मैं अगर उसको बता दूंगा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो आपका दिमाग जो पहले सुन के यूं हो जाता है, यूं या कौन पढ़ेगा, फिर यूं करके आगे खुल जाएंगी सुनते ही। लबलास्ट चाहे तो आप गूगल पे सर्च करते हैं, यानी कि जो आपका मिसाइल, यानी कि जो गाइडेड मिसाइल कह लें, बम कह लें, जो जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जहाँ जाके पड़ता है, जहाँ टारगेट दे तो इतनी दूर जाके गिरे, वो लबलास्ट ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, वो कैलकुलेशन है उसकी। मतलब बहुत सारी और भी है, मैं एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल यूं करेगा कौन पढ़े मैथ्स, लेकिन जब आपको पता चलेगा ओ टारगेट बम, मतलब क्या कि ये आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ वो जब चीज़ सिखाई जाएगी, तो आपका सीखने और समझने का आपका एंगल चेंज हो जाएगा, योर डायमेंशन हैज चेंज, दैट यू नो यू आर गोइंग टू लर्न एंड द लिसनिंग दैट हाउ यू गोइंग टू यूज दैट सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट, राइट। तो ये एक चीज़ होती है। तो वेल उसके अंदर मुझे फील हुआ कि ये एक गैप है जो मैंने भी अपने वक्तों में देखा और असातिज़ा में भी देखा। तो हमने कहा क्यों ना इंडस्ट्री से निकल के इस शोबे में आया जाए जो कि नबियों का पेशा है, यानी कि सीखना सिखाना और एज ए टीचिंग एज ए प्रोफेशन। उसमें आकर के फिर उसमें काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन इसमें ना मेरा कमाल है ना जमाल है, ये मेरे रब का एहसान है कि उन्होंने मुझे HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन है यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के अंदर अंदर उसका मुझे ट्रेनर बना दिया, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई मुश्किल 1100 अब तक होंगे, जो कि गुज़िश्ता 15 सालों पहले HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन तमाम हमारी और आपकी डिग्रियाँ जो वेरीफाई करता है, उसने टीचर्स के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था। उसने उस प्रोग्राम में ये था कि आपको मास्टर ट्रेनर बताते हैं, यानी कि आपको इफ़ेक्टिव टीचिंग के वो एज अ ट्रेनर बताते हैं, और फिर वो आगे आपने लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो सबसे पहले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अगेन अल्लाह का फ़ज़ल था, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के 6 महीने के अंदर वो ट्रेनिंग का मौका मिला। 2 महीने में HEC था इस्लामाबाद के अंदर, और 2 महीने वो हमने ट्रेनिंग की, सीखा, समझा। उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो गया ब्रिटिश काउंसिल का भी मैं माशाल्लाह सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, जिसके अंदर हम ACP एक्टिव सिटीजन प्रोग्राम जो उनका बेसिकली सैप सोशल एक्शन प्रोजेक्ट के लिए चलता है, उसको हमने किया। फिर उसके अलावा माशाल्लाह ट्रेनिंग एक सीखना सिखाना आता चला गया, ट्रेनिंग देते चले गए, देते चले गए। फिर उसी दौरान जो है अगेन जो लेवल 2 होता है इस मास्टर ट्रेनर का, जो कि अब्रॉड होता है और HEC की तरफ से फुली फंडेड होता है, तो वो अल्लाह ने मौका दिया, तुर्की गए, तुर्की घूमा भी, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी देखी,
वहाँ पर जो उनका टू बी टेक, आप कहेंगे टू बी टेक तो हमारे यहाँ गाँव है, नहीं, तो टू बी टेक बेसिकली एब्रीविएशन तो है टू की यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट फलां फलां फलां, तो टू बी टेक बनता है। तो वहाँ पे भी सीखने का मौका मिला, जिसके अंदर हमने ट्रेनर्स और ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की, फिर वापस आए, फिर उसके बाद फिर एचईसी ने अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से फिर मौका दिया कि जिसमें पाकिस्तान के तमाम टीचर्स के लिए जो मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसको ये रिवाइव कर रहे थे, उसके लिए एक वर्कशॉप कराई, तो जिसके अंदर उन्हें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कि, और हम लोगों को जो कि खैर मैं अगेन फिर इसमें अल्लाह का कमाल और जमाल, तो लेटर मौजूद है मुझे एचईसी के चेयरमैन की तरफ से जो आया, उन्होंने बताया कि हज़ारों लोगों से ज़्यादा लोग इस वक्त पास आउट हो चुके हैं, और जो ख़ास लोग हैं उसको हमने बुलाया है ताकि उनसे हम डिस्कस करेंगे या प्रोजेक्ट उनके सामने रखेंगे। अब आप बताएं कि आगे हमने किस तरह से इसकी स्ट्रेटजी लेके चलनी है टीचर्स ट्रेनिंग की यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो अल्लाह ने मौका दिया, उस कंटेंट का हम हिस्सा बने, उस पर हमने काम किया। मुख्तलिफ प्रोफेसर पाकिस्तान के नामी गिरामी मौजूद थे, हम उनके साथ बैठ कर डिस्कशन करते थे, वो अपना प्रोजेक्ट पेश करते थे कि हम ये कंटेंट चाह रहे हैं, और हम 12 लोग मिलकर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से और मुख्तलिफ इलाकों से, यानी कि पूरे पाकिस्तान से, समझ नॉर्दर्न एरिया से लेके सिंध पंजाब से लेके पूरा ये आपका बलूचिस्तान, तमाम जगहों से लोग मौजूद थे, पूरे पाकिस्तान से 12 लोग। बहरहाल वो बड़ा अच्छा सिलसिला रहा, और एक कंटेंट हमने फाइनलाइज़ किया जो कि अभी लास्ट ईयर से जो है वो माशाल्लाह कैरी ऑन हो चुका है। ठीक, उसके साथ साथ जो है फिर, क्योंकि इंक्यूबेशन का भी एक सिलसिला है, क्योंकि बहरिया यूनिवर्सिटी में मैं एज अ इंक्यूबेशन जो सेंटर है उसका मैं हेड हूँ, एज़ वेल एज़ कराची कैंपस में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उससे मेरा भी ताल्लुक़ है, मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ वहाँ पर। तो वो फिर हमारा एक सिलसिला चलता रहा ट्रेनिंग डेवलपमेंट का, फिर वो मेंटोर सेशन, फिर वो इंक्यूबेशन के सेशंस, वो भी पूरा एक जैसे समझ लें कि एक सिलसिला है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि अगेन वही कि अगेन इसमें देखें आप कोशिश करते हैं, ये अल्लाह का फजल होता है, जैसे बीच में अमेरिका जाना हो गया, ठीक है, वाइट हाउस की फंडिंग थी, और फिर उसके ऊपर हमने तकरीबन 1 महीना अमेरिका में गुजारा, और 30 के करीब इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी पार्क, कोवर्किंग स्पेस, वो सारे हमने विज़िट किए और देखा कि उनका क्या तरीक़ाकार है। और 5 स्टेट्स थी अमेरिका की, जो कि बहरहाल वो एक स्टेट ऐसी थी टेक्सास से जब शटल गए तो वो तकरीबन कोई 8 घंटे से ऊपर की हमें फ़्लाइट बन गई थी, यानी कि 8 घंटे आप समझ लें कि अगर आप कराची से उड़ें लंदन के लिए तो वो 8 घंटे बनते हैं। तो उससे आप समझ लें कि अमेरिका में एक स्टेट से दूसरी स्टेट, वो कहाँ, बिल्कुल कनाडा के साथ, वैंकूवर के साथ लगी हुई है, सियाटल, जहाँ आपके माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस भी है। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि वो एक छोटा सा ये इंट्रोडक्शन है। तो उसी दौरान, क्योंकि इसकी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आप ये समझ लें कि कुछ 40 से ज़्यादा सेशंस हैं जो कि मैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ पे इसी इफ़ेक्टिव वे ऑफ टीचिंग पे दे चुका हूँ। और अगेन फिर वो अगेन अल्लाह का एजाज़ है, इसमें कोई कमाल जमाल नहीं। सीरियसली मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ कि हम तो वहाँ एचईसी में जब ये पायलट प्रोजेक्ट में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसके लिए हम रिसोर्स पर्सन एलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सेलेक्ट भी कर रहे हैं और उसको एलेक्ट भी करेंगे, तो लिहाजा जो है आप लोग अप्लाई कर दें। अप्लाई कर दिया, फिर उनकी कॉल आई कि इसकी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दें, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी अल्लाह के हुक्म से दे दी, ठीक है जी। और फिर ये हुआ कि हमने सेलेक्ट भी कर लिया, तो फिर मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में कोई अराउंड 20 to 25 लोग हैं, जो मैंने उनसे सुना था, हो सकता है मैं गलत हूँ, इफ़रा अगर सुन रही हो, जो एचईसी में इस वक्त, उसका पहले एलआईडी नाम था, लर्निंग इनोवेशन डिवीज़न, अब वो बन गया है नहीं नेशनल एकेडमी ऑफ समथिंग करके, जो मुझे पूरी एब्रिविएशन अभी याद नहीं आ रही, लेकिन नहीं, जैसे अमेरिका की जो एसोसिएशन है उसका नाम है आही, यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ लर्निंग फला फला फला, इन्होंने इसको नहीं कर दिया। एनीवेज, तो उन्होंने बताया कि सर तकरीबन कोई तमाम लोगों में आप वाहिद हैं जो नॉन पीएचडी हैं, बाकी सारे पीएचडीज, और उनके अल्फाज से अल्लाह करे सच हो उनके मुताबिक अगेन। तो उन्होंने कहा कि सर वीसीज में यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो उसके बड़े एक सख्त प्रोसेस के बाद आप इतने 20 लोग के करीब पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम, तो जो उनका इसी मॉड्यूल के ऊपर जो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ एचईसी का रिसोर्स पर्सन, वो यही है इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग, या जिसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, कि अपनी टीचिंग को कैसे इन्हांस किया जाए। बहरहाल सर ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बहरहाल कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके मेरे ख्याल से 21 मिनट तो यहीं हो गए, तो मैं टाइम देख रहा हूँ तो शायद 1 घंटा इसी में ना निकल जाए। आगे हम बढ़ते हैं सर, सेशन की तरफ। पहली बात तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने जब मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बाद तो एक सेशन मुझे आपके साथ सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन पे लेना है कि किस तरीके से आपने तो सब कुछ मैनेज किया है, किस तरीके से आपने जो इतनी सारी कामयाबी आपने अचीव की हैं, ताकि इससे इंस्पायर होने के बाद मुझे ये लगता है कि मैं जो है वो आपका शागिर्द बन जाऊं, अभी के अभी आपसे बोलूं कि सर मुझे ले लें अपने अंडर और मुझे ट्रेनिंग देते रहे, ताकि मैं जो है वो इस कामयाबी को मैं भी जो है वो फेस कर सकूं। और इसका जो एक अजीब एक कहते हैं ना कि हमें एक फ्लेवर होता है,
उस फ्लेवर को मैं ज़रा टेस्ट करूँ कैसे लगता है, क्योंकि बाकायदा आपकी इतनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुनने के बाद जो है वो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन को ही सुनता रहूँ, नहीं नहीं अफेक्टिव नहीं, ऐसी टीचिंग पर बात नहीं कभी है। हम आए नहीं है। अगेन मुझे जी तो नहीं अभी नहीं, लग रहा है कि बिल्कुल जी सर आपकी देखिए इसी वजह बात क्या पे है, मैं देखिए हूँ। मैं जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं ना, देखिए इफेक्टिव टीचिंग क्या है, इफेक्ट होना क्या है कि आप अपनी बात से लोगों को बात समझा सके। उस इफेक्ट में क्या है कि हर चीज़ आपने एक लेनी है, जो हम जब सेशन स्टार्ट करेंगे बाकायदा तौर पर मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको बैरिया का नहीं बताया कि बैरिया में मैंने कितने मल्टीपल टास्क एक साथ किए, वो एक्सपीरियंस अलग है हमारा अलहमदिल्ला। सही है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ भी हो उसको इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग का मतलब है भाई सीखना सिखाना एक बेहतरीन अंदाज से। जब आप सीखने वाले बन जाते हैं, सिखाने वाले बन जाते हैं, तो फिर आप मल्टीपल चीज़ें करने वाले बन जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है दिया, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और इंशाल्लाह जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ को ज़रूर अपने अंदर लीजिएगा कि जैसे ही आप एक बार उस चीज़ पर अफेक्टिव होना शुरू हो जाता है तो हर चीज़ आपकी अफेक्टिव खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ को प्रोसेस में लिए, और आज की इस सेशन के बाद मुझे यकीन है कि जितने भी व्यूअर्स हमें ये सुन रहे होंगे और जितने सुनेंगे वो सब जो है वो अपने साथ ये लर्निंग ज़रूर लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे। तो सर आज का सेशन जो है वो हम इसके साथ ही अब शुरू करते हैं। तो मजीद मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ और आप इस सेशन को जो है वो कंटिन्यू कीजिए। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, इस सेशन को हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इस सेशन के अंदर बेसिकली 4 कॉन्क्रीट एलिमेंट्स है। वैसे तो ये सेशन तकरीबन 2 से 3 हफ्ते और महीने तक के ऊपर भी अगर आप जाके देखें, इंटरनेट पे सर्च करें, तो ये सेशन महीने तक की ट्रेनिंग के लिए भी होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास अब आई थिंक आधा घंटा रह गया है, तो आधे घंटे में मैं कोशिश करूँगा कि इसको कंप्लीट करने की 4 कॉन्क्रीट एलिमेंट्स को, कि किस तरह से इन 4 एलिमेंट से आप अपनी टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी यकीनन जो आप कर रहे होंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें सुनी थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि मैं बहुत सी चीज़ें मेरी इन प्रैक्टिस थी, ठीक है, लेकिन वो मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा यार ये चीज़ भी होती है, अच्छा इस चीज़ को ये नाम दिया जाता है। बहुत से लोगों का नाम ही नहीं पता था कि हम कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल, तो 4 चीज़ें हैं, मैं साथ साथ रिपीट भी करता रहूँ क्योंकि टीचिंग की मेरी आदत है, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, ट्रेनर भी हूँ। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ सिखाता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो कितनी चीज़ें हैं जी? 4 चीज़ें। तो लिहाजा इस बात आप हमारे साथ, क्योंकि व्यूवर्स तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो आपको ही नज़र आ रहे होंगे। तो ये 4 चीज़ें जी। कितनी चीज़ें हैं सर जी? 4। 4 चीज़ें, 4 कॉन्क्रीट एलिमेंट्स हैं जिससे हम अपनी टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। अगेन जो ये हम बात कर रहे हैं हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ना हो, क्योंकि हर आदमी को अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया है, मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ बनाया है। कोई जल्दी सीखता है, कोई इतनी टाइम में सीखता है, कोई इतने टाइम में भी नहीं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो सीख नहीं सकता, वो सीख सकता है कि अल्लाह ने उसको कुछ और सलाहियत का हुनर दिया होगा। हुनर सब में है, अपना हुनर पहचानना होता है। बहरहाल वो इफेक्टिव टीचिंग के अंदर आएगा। तो कितने बेसिकली हम कॉन्क्रीट एलिमेंट्स की बात कर रहे थे? 4 4। एलिमेंट्स के, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट उसमें आएंगे। जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो रूल ऑफ द थंब जिसको मैं बोलता हूँ, मैं हर ट्रेनिंग में बात करता हूँ, अगर किसी ने सुनी हुई है तो कहेंगे सर ये तो आप वही रिपीट कर रहे हैं, सॉरी। तो ये रूल ऑफ थंब, तो पहला एलिमेंट हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, चाहे वो इंक्यूबेशन हो, चाहे इनोवेशन है, चाहे वो टीचिंग हो, कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट हो, तो ये रूल ऑफ द थंब सबसे पहले, ठीक है। वो रूल ऑफ द थंब क्या है? जिसको हम ये कहते हैं एम्प्टी योर बाउल का। एम्प्टी यानी कि प्याले को खाली रखो। अब ये बॉटल है जो नज़र आ रही है आपको, जो थोड़ी सी खाली है, ठीक है। मेरे पास अभी पानी नहीं है इन केस, सही है ना, नहीं तो मैं पानी मंगा लेता हूँ। ज़रा पानी ला दीजिएगा प्लीज़, जग वाला, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक इम्प्लीमेंटेशन, जो रूल ऑफ द थंब है, एम्प्टी योर बाउल, प्याले को खाली रखो, ठीक है ना। क्या है ये प्याला? इससे टीचिंग का क्या ताल्लुक है, इससे इनोवेशन का क्या ताल्लुक है, इससे इंक्यूबेशन का क्या ताल्लुक है, इससे किसी स्टार्टअप क्या क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये अभी आपको हम दिखाते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन में भी कि सबसे पहला रूल होता है एम्प्टी योर बाउल, कि प्याले को खाली रखो, ठीक है। ये खाली है, नज़र आ रहा है सबको, ये खाली है, ठीक है जी। अब इसको हम भर रहे हैं, फिलहाल अभी इसको हम इतना भर के छोड़ देते हैं। तो ऑलमोस्ट फुल के करीब हो चुका है। एम्प्टी योर बाउल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली जापानीज स्टोरीज में भी मिलता है। एम्प्टी योर बाउल का जो कॉन्सेप्ट है चाइनीज़ के हवाले से भी मिलता है, प्याले को खाली रखो। अच्छा, फिर हम उसको इस्लाम में लेके आएंगे, वो कॉन्सेप्ट वहाँ भी है और बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसी से आदमी जो है कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अब इस एम्प्टी योर बाउल का जो मकसद है वो मानना है कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। ये समझ लें आपकी एक नॉलेज का पैमाना है, ठीक है। खाली रखने का मकसद ये है कि जब जब ये बात मानते रहोगे, मुझे नहीं आता मुझे सीखना है, मुझे नहीं आता मुझे सीखना है, ये बोलते रहोगे,
करते रहोगे, मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। पानी भी पी रहा हूँ साथ साथ। मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है, मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है, मुझे नहीं आता, सीखना है। जिस दिन ये किया, आपका ये पानी गिरना शुरू हो जाएगा। जहां आपने कहा मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, ज़्यादा पानी गिरेगा तो लैपटॉप उड़ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा ही पानी गिराऊंगा। ठीक है जी। तो ये हो गया, मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। ये है सबसे पहले रूल ऑफ थंब, मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। मानना, यू नीड टू रेक्टिफाई योर सेल्फ दैट यू कुड बी रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब क्या, यानी कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। और जब जब आप ये मानते रहोगे, बढ़ता रहेगा, लेवल बढ़ता रहेगा, कभी इतना हो जाएगा। जब ज़्यादा बोलते रहोगे मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है, आता रहेगा, फिर ये हो जाएगा लेवल, फिर और जाओगे तो ये रूल ऑफ द थंब है एम्प्टी योर बाउल का, कि प्याले को खाली रखो। मीन्स ये मानो मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है, मुझे मानो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप मानते हो कि मुझे नहीं आता, यानी कि अपनी मैं को आप मिटाते हो, क्योंकि ये मैं ही है। कहते हैं ना, मैं और मैं का घर अकेला, सुना होगा आपने। मैं ही थी, शैतान कहाँ इब्लीस पहुंचा हुआ था और कहाँ जन्नतों से निकाल दिया गया, इसी मैं की वजह से। मैं सजदा करूँ, मैं, ये मैं का घर हमेशा अकेला होता है। बहरहाल, ना मैं ना मेरा, मैं का घर होता है अकेला, ये मेरा शेर है। ना मैं ना मेरा, मैं का घर होता है अकेला। अकेला। जी सर, रिपीट कीजिए शेर, ऑडियंस तो सुन नहीं रही, आप भी रिपीट कर दीजिए जी। मैं ना मेरा, मैं का घर होता है अकेला। मैं ना मेरा, मैं का घर होता है अकेला। मैं ना मेरा, मैं का घर होता है अकेला, बिल्कुल। तो ये चीज़ है मैं, यानी कि अपनी मैं को मारना, जो बड़ा, क्योंकि लोग वली बन जाते हैं इससे, अगर मैं को वाकई में मार ले तो ये बड़ी चीज़ है। जिसको समझ में आ जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। तो रूल ऑफ द थंब नंबर 1 इज़ दैट यू नीड टू एम्प्टी योर बाउल। प्याले को खाली रखो। प्याले को खाली रखने का मतलब ये मानो मुझे नहीं आता, सीखना है। जिसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा चुका हूँ, छोटे से ग्लास से, एक बोतल से और एक बहुत बड़े जग से, कि मानते रहोगे, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। इसीलिए अगर रब्बे जितनी इल्मा की ट्रांसलेशन देख ले तो क्या है, नॉलेज इंक्रीज इन, क्या नॉलेज इंक्रीज में मतलब क्या, रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, तो कैसे इजाफा होगा, इंक्रीज में कैसे इंक्रीज होगा, ज़्यादा गिर जाएगा ना, ना ना। जब तक मानते रहोगे मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। इसीलिए बड़े बूढ़ों से क्या सुना होगा कि फलदार दरख्त झुका हुआ होता है। मकसद यही है। ठीक, तो ये तो रूम वॉल ऑफ थंब है। क्या कोई भी आप बात करें, तो मैं हमेशा बात करता हूँ 4 कॉन्क्रीट एलिमेंट्स की हमने बात की थी। जो पहला एलिमेंट था वो क्या था, एम्प्टी एम्प्टी योर अबाउट। बाउल। बिल्कुल, कि सर प्याले को खाली इसमें रखो। सर इसमें जी हम वो वाला भी जो है एक कोट होता है जो मेरा बहुत ही पसंदीदा है, और मैं हमेशा इस बात पे एग्री करता हूँ कि मैं जो है वो इस चीज़ पे बहुत फोकस रहता हूँ, और इस चीज़ को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ कि टीचर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। हमेशा सीखते रहना चाहिए। और आपकी यही जो पहला रूल आपने दिया है कि एम्प्टी योर बाउल, इसमें यही है कि अगर बाउल एम्प्टी होगा तो ही लर्न कर सकेंगे। और नया लर्न करने के लिए पुराना अनलर्न भी करना जरूरी है। तो वो पानी मतलब थोड़ा सा यानी प्याले पिएंगे को खाली रखो, तो खाली एग्जैक्टली होगा, तो बिल्कुल। कि वरना खाली नहीं होगा। बिल्कुल कि मानते रहें। देखिए, ये तो लर्निंग एंड वो है। ठीक, ये तो हो गई आपके सबसे पहले रूल ऑफ थंब। पहली चीज़ कि भाई आपने अगर टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो उस वक्त तक बन ही नहीं सकती कि जब तक आप मानेंगे नहीं मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। ठीक है ना, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े तेज हो गए हैं। आप क्लास में जाते ही नहीं हो, गूगल खोल के पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ होता है, माजरत के साथ सब पता होता है उनको। ठीक है ना, बेवकूफ़ नहीं बना सकते आज के स्टूडेंट को आप लोग। वो ज़माना और था जो चौक पे लिख दिया। वो आजकल का डिजिटल बच्चा है, डिजिटल वे में बैठता है और डिजिटल वे के अंदर काम करता है। ठीक है जी, ये तो हो गई एक चीज़। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो हम बेसिकली बात करेंगे, जब आपने ये मान लिया कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। तो दूसरा जो कॉन्क्रीट मेल्ट एलिमेंट इसके बाद आता है कि इसका मतलब आपने किस चीज़ को ख़त्म कर दिया अपने दिल से। मैं को मैं को ख़त्म किया तो क्या चीज़ ख़त्म हो गई, ग्रेडीनेस खत्म हो जाएगी, फेयर खत्म हो जाएगा। यस, फेयर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। डर के आगे जीत है, वो आपने सुना है ना ड्यू का स्टार, डर के आगे जीत है, बड़ा पंच लाइन है। क्या है वो, यही है, डर के आगे जीत है। तो आपका डर खत्म हो जाएगा। अब आप देख लें जितने लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए मैंने अभी एफ टीचिंग नहीं बताई, वो आखिरी के 2 में बताऊंगा, अभी नहीं। पहले 2 रूल समझ लिए तो फिर वो 2 समझ में आएंगे, क्योंकि ये 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। मैं आधे घंटे में करा रहा हूँ इन शॉर्ट करके। ठीक है, तो पहला हमने क्या सीखा, एम्प्टी योर बाउल रूल का ऑफ द कॉन्सेप्ट। जब समझ में आया तो हमें समझ में आया कि डर, डर क्या। अब आप देख लें जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग माशाल्लाह यहाँ
बैठे हैं तो यकीनन जो सुनने वाले हैं, आप लोग जो हमें साथ बातचीत कर रहे हैं, दिल पे अपने हाथ रख के बोलिए कि आपको अपना अच्छा टीचर भी याद होगा, बुरा टीचर भी याद होगा। यस और नो? यस। अच्छा भी याद होगा और ज़िंदगी भर याद रहेगा, और जो बुरा होगा ज़िंदगी भर बुरा याद रहेगा। पर याद रहे। ठीक है ना? तो अच्छे टीचर और बुरे टीचर याद रहते हैं, बीच के मुझ जैसे गायब हो जाते हैं। तो अच्छा याद रहेगा या बुरा याद रहेगा? ठीक। तो ये जो डर है ना, बेसिकली वो क्या है कि जितने हमारे यहाँ टीचर्स हों या स्टूडेंट लेवल पे हों, वो क्योंकि हमारा एक माशरा चलता हुआ आ रहा है कि नर्सरी में बच्चा बैग लेके जाता है, अम्मी अम्मी बेटा फर्स्ट के अलावा कोई पोजीशन नहीं। ऐसे ही भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा कोई पोजीशन होती नहीं बच्चे की। अच्छा भाई, कोई मेरी तरह 14वें 15 नंबर पे आ गया तो मुँह छुपाता फिरता है। चलो जी ठीक है, 5वीं 6ठी क्लास में आ गया, 8वीं क्लास में आ गया, 8वीं क्लास में अगर किसी का आ गया 17वां नंबर, तो फिर क्या होगा? सबसे पहले कज़न से तो मुँह छुपाएगा, लो कज़न आ गई, ईद पे कैसे मुँह मिलाऊंगा, नजर ही नाकों से, भाई बहन अरे ये तो निकम्मा बच्चा है। ठीक है भाई, आगे चले। आ गया उसका 9 मैट्रिक, A ग्रेड A1 ग्रेड के अलावा कोई ग्रेड है तो बता दो बच्चों। जिसका C ग्रेड आता है वो कैसा मुँह छुपाता है? बता लो। जितने लोग बैठे वहाँ से होंगे अपने आप पर ही। सही है ना? चलो भाई मैट्रिक गुजर गया, फर्स्ट ईयर इंटर आ गया, हाँ भाई A1 A ग्रेड के अलावा दाखिला नहीं मिलेगा अच्छी यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही है, नहीं तो आ जाओगे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में माजरत के साथ। ऐसे ही जी सर। यूनिवर्सिटी में बिल्कुल। पहुंचे तो जीपीए की दौड़ लग गई, ओ लो 3.4 जीपीए नहीं आएगी तो मेरी शादी नहीं होगी। जितनी भी लड़कियां हैं उनके वालिदैन यही सोचते हैं कि यार बच्चों के अच्छे रिश्ते आ जाएंगे यूनिवर्सिटी में जीपीए। बाकायदा आप तो सासें पूछती हैं, हाँ भाई नवाजी तरह दिखाना जीपीए कितनी आई थी तुम्हारी, जरा माजरत के साथ। और फिर वो फैशन के तौर पे मेरी बहू की तो इतनी जीपीए आई है, 3.4 से पास करके इंजीनियरिंग आई है, माजरत के साथ। लेकिन ये एक कल हकीकत है। ठीक है, ये सबके लिए नहीं कह रहा मैं, इन जनरल कह रहा हूँ, लेकिन ये है। तो वो क्या चलता हुआ आ रहा है शुरू से? डर कि नंबर है तो है वरना कुछ नहीं है। तो उस डर के अंदर होता ये है कि टीचर भी उसी बेचारा स्टूडेंट लाइफ से निकल के आया होता है, तो वो भी डरता है कुछ गलत कह दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। स्टूडेंट के साथ भी यही होता है कि डर डर के रहता है कि यार नंबर नहीं है तो क्या होगा, माजरत के साथ। क्योंकि जितना भी हमारे अब तक एग्ज़ाम है या जो सिस्टम है हमारा, हो सकता है कोई इससे इत्तेफाक ना करे, मेरे मुताबिक वो स्किल सेट पे नहीं है, वो इस पे है, मेमोरी पे है भाई, मेमोराइज। माजरत के साथ। वो आपके याद रखने की ताकत है। 100 से इवन आप जीआरई और आइल्स की बात करते हैं, मादरत के साथ किसी ने दिया तो देख ले भाईजान, वो भी याद रखने के ऊपर है, स्किल सेट वो भी नहीं है। 100 से अगर किसी ने आइल्स दिया हो, टॉफिल दिया तो देख लेगा, उसको भी रटना पड़ता है, याद करता है वो अंग्रेजी के वर्ड। सही ना? ऐसे तक लोग याद करते हैं मादरत के साथ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये सिर्फ मेमोराइजेशन के ऊपर है, स्किल सेट पे नहीं है। स्किल सेट पे तो ठीक है, फिर जीपी आप 4 या 5 तक ले जाए, स्किल सेट की बात करो तो वो नहीं है। तो होता क्या है कि आपका जब ये एमटीयू और बाउल की जो हम बात कर रहे थे, जब ये समझ में आता है तो आपका जो फेयर फैक्टर है वो ख़त्म हो जाता है कि मैं अगर फेल हूँगा तो क्या हुआ। अब मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनमें बड़े फेलियर हुए हैं, लेकिन क्या है, कोई आज वो दुनिया के सक्सेसफुल आदमी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग। बहरहाल, तो फेयर फैक्टर जब आपका ख़त्म होगा ना, क्योंकि दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप अपने आप से ना हार मान लें। ये है जी फेयर सर। फैक्टर। कोई नहीं हरा सकता जब तक आप अपने आप से ना हार मानना, कोई हरा नहीं सकता, आप लड़ते रहते हो। कहने का मतलब फेयर खत्म होता है, जब फेयर खत्म होता है तो फिर आप आगे सोचते हो, क्या आगे सोचते हो? अब ये आ गया उन तमाम उस्ताद मोहतरम के साथ और लोगों के साथ इफेक्टिंग वे ऑफ टीचिंग। जब आप इन दोनों चीज़ों से बाहर निकल जाते हो तो अकॉर्डिंग टू द न्यू मेथडोलॉजीज ऑफ द टीचिंग, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, इफ़ यू आर टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी लेवल और अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, PhD, masters, undergraduate, software engineering, computer science, BBA, BCom, whatever you are teaching, the new methodology says that, the new methodology says this, when you enter the class, ठीक है ना? ये बड़ी अजीब बात है, लोग कहेंगे पहले कह रही है, मतलब बताऊंगा। टीचिंग स्टॉप बिफोर एंटरिंग द क्लास, पढ़ाई रुक जाएगी भाई क्लास में घुसने से पहले। लोग कहेंगे सर आप तो बाहर ही चले जाएं, आप तो पढ़ाई रोक रहे हैं। नहीं, टीचिंग स्टॉप बिफोर एंटरिंग द क्लास, लर्निंग बिगिंस आफ्टर एंटरिंग द क्लास। यानी कि पढ़ाई को रोक दो, बाय बाय टाटा, लेकिन लर्निंग बिगिन हो। ये है नई मेथोडोलॉजी। अब क्या है इसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टैग लाइन जो पॉइंट लाइन है, सबसे पहली एमटीयू ऑफ बाउल, ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं तो कुछ नहीं, माजरत के साथ ये बहुत ज़रूरी है। जब ये समझ में आ गया तो आपका फेयर फैक्टर निकल गया। फेयर निकल गया तो आपको डर नहीं होगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। आपको ये होगा जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों को पसंद आए, उसको करना है, लेकिन क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ, डर को निकाल के। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमने बात करी, वो क्या बात करी सर? अभी आपसे ही पूछूंगा मैं।
teaching stops before entering the class and learning Teaching begins. stops before entering the class, learning begins. This is the new methodology of टीचिंग। ये है नई मेथोडोलॉजी उस टीचिंग की। अब उस टीचिंग के अंदर क्या चीज़ है, यानी कि ये हम थर्ड जो हमारी न्यू मेथोडोलॉजी है टीचिंग की, हम उसके अंदर हम बात करेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई, क्या शुरू हुई, थोड़ा सा बैकग्राउंड, और फिर वो क्या स्किल सेट्स हैं वो, और फिर आखिरी में चौथा एलिमेंट जिस पे हम सेशन एंड करेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग इसकी होती है, ठीक। तो अब हम जो इसकी जो न्यू मेथोडोलॉजी की हम बात करेंगे, इसके अंदर 1960s के अंदर जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में शुमार होता है। आज गूगल और दुनिया के जो मुख्तलिफ हम एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, ये गूगल का PhD थीसिस था। गूगल जी, ये लोगों को नहीं पता तो सुन लें, आज जाके चेक कर लीजिएगा। इसका जो पहला डोमेन था वो स्टैनफोर्ड था। लैरी मीट्स टेरी के नाम से केस स्टडी है, वो प्रोफेसर था, और ये बेसिकली इसका सबको पता है कि आपका इसका फाउंडर है ये, और इसका ये थीसिस था। क्योंकि दुनिया में जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ 1995 से, तो याहू दुनिया का नंबर 1 और सबसे पहला सर्च इंजन था, और उसके ऊपर सारी चीज़ें सर्च होती थी। तो इस बंदे ने सिर्फ इतना किया, PhD में काम। बात वही स्किल सेट, स्किल्स ने ये दिखाई कि याहू तो चलो चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिसको जितना सर्च किया जाए या जिसको जितनी रैंकिंग अप किया जाए वो फ़ौरन ऊपर से आ जाए, ये काम इस तभी थीसिस में किया है। देखने में बहुत छोटा है, ये इसका थीसिस है। इसने प्रोफेसर को बताया, उसने कहा यस गो अहेड। फिर गूगल ने इसको अपना फंड किया, गूगल को फंड किया, स्टैनफोर्ड ने अपनी डोमेन दी। इसीलिए आज जो गूगल कमाता है, सोचे महीने का जो उसका रेवेन्यू होगा, आपकी सोच है उसका 2% स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को पेश करता है ये। तो उस वक्त आपने हमारी मदद की थी। एनीवेज, तो वो आज दुनिया में गूगल छा गया है, पता नहीं कंपनियाँ उसकी बन गई है। लेकिन मैं मकसद आपको सिर्फ कहने का ही समझा रहा हूँ कि ये है लर्निंग इन्वायरमेंट। तो उसने कहा ठीक है करो यार, तो व्हाट, डर रहे हो नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक। यहाँ मैं एक वो बड़ी मिसाल दे रहा हूँ जो चाय के लिए इस्तेमाल होती है, माजरत के साथ। लोग हंसेंगे सुन के, वो ये कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ठीक है, चल गया तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, कुछ और देख लेना, सो व्हाट। एनीवेज, तो जो हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग की, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1996 के अंदर डॉक्टर डुइट एक साहब थे, इन्होंने 120 स्किल सेट निकाले, मतलब उस ज़माने में सर्च करके, और टीचर्स पे कहा कि इसको अप्लाई करो। अब हम बात करेंगे उन स्किल सेट्स की, ठीक है। वो निकाले, और फिर निकाल के उनकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाद में मैं अपना सेक्शन, मेरी आदत है, मैं देखता हूँ कि क्या गलती की क्या नहीं, तो इसी तरह हमको दिखाया गया, और कुछ सेक्शंस पे वो अप्लाई किया गया, तो उन्होंने उसके रिजल्ट्स बेहतर पाए एज़ कम्पेयर टू दूसरी टीचिंग। ठीक है, वैसे टीचिंग के तो बहुत सारे मेथड्स हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ बैठे होंगे, ताल्लुक है उनका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एक बेहतरीन कॉन्क्रीट उसके अंदर किरदार उसने अदा किया है। फिर उसके अलावा आपके पास फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट आ गया है, और उसके अलावा आपके पास कॉग्निटिव और पूरा वो जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर चीज़ें मौजूद है, वो सारा एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। लेकिन अभी हम चूँकि बात कर रहे हैं अपने इफेक्टिव वे की टाइमिंग के हिसाब से, तो हमने उसमें अभी हम जो 120 स्किल्स थी, उसमें से उन्होंने फिर और उनको 130 किया, 103 से और कम किया, करते करते वो 10 स्किल सेट पे आ गए। ठीक है, उन्होंने कहा देखो ये 10 स्किल सेट अगर आप अपना लें, गारंटी नहीं है, इट्स नॉट गारंटी दैट यू विल बी अ मास्टर ऑफ teaching, but it will enhance and it will try to improve your skill set. ठीक, तो ये जो इफेक्टिव टीचिंग की हम 10 स्किल्स की बात करेंगे, फिर मैं कुछ एक्सप्लेन भी करूँगा, और उसकी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दूंगा। तो ये 10 स्किल सेट्स हैं, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन, पूरा एक सीक्वेंस है। द फर्स्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग बात करते हैं अभी हम। तो इसमें 10 स्किल सेट की वो बात करते हैं। पहला स्किल सेट क्या है सर, प्लानिंग। क्या प्लानिंग, बताता हूँ मैं अभी आपको। दूसरा स्किल सेट है सेट ऑफ इंडक्शन। क्या चीज़ है, बात करते हैं अभी हम इस पर, अभी हम नाम बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा है प्रेजेंटेशन। द फोर्थ वन इज क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग, सवालात सवालात सवालात, जो हमारे टीचर मना करते हैं माजरत के साथ। पांचवी चीज़ जो नई मेथोडोलॉजीज में कहती है, वो कहती है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन। भाई इनकरेज करो, जैसे मेरी क्लास में सवाल नहीं पूछता मैं नाराज हो जाता हूँ, और ये मैंने इंग्लैंड से देखा है। माजरत के साथ वो कहता है स्टूडेंट सवाल नहीं पूछ रहा,
तो इसका मतलब ये है कि उसको मज़ा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। जितना क्लास में समझ में आएगा पूछेंगे। वो और बात है, आजकल के बच्चे उस्ताद बन गए, उस्तादों से उस्तादी करते हैं, तो उनकी नॉलेज जानने के लिए पूछते हैं, वो एक बात और है। बहरहाल, लेकिन हमें फिर भी पांचवी चीज़, इनकरेज स्टूडेंट्स विद क्वेश्चंस। छठी चीज़, एग्जाम्पलिफिकेशंस। अब जो लोग सुनने वाले होंगे, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन वो कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, हमें तो पता है, हम तो करते हैं। बिल्कुल करते होगे, लेकिन इस एंगल से नहीं करते होगे जो आप सोच के करोगे। छठी चीज़, एग्जाम्पलिफिकेशन। सातवीं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी जबान नहीं है जी, माजरत के साथ वो बताऊंगा भी क्या चीज़ है कम्युनिकेशन का मतलब। एंड द वे, this is your own way to teach in the class and whatever your teaching called methodology। methodology, आप किस methodology के तहत चल रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी लिख दी है, लेकिन अंग्रेजों के साथ साथ एक हमारे देसी लोगों ने भी बड़ी ज़बरदस्त मेथोडोलॉजी लिखी है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक वे। तो नाम सुना आपने ह्यूरिस्टिक वे का? ह्यूरिस्टिक वे ऑफ जी सर, टीचिंग, मैंने नाम ट्रेनिंग ली है इसकी। मैंने ह्यूरिस्टिक वे की, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आप पिम्स कहते हैं, उसको बैरियर यूनिवर्सिटी ने पे करके 3 लाख रुपए की हमें ट्रेनिंग दिलवाई थी 2015 के अंदर, पिम से ह्यूरिस्टिक वे ऑफ टीचिंग पे। सर्टिफिकेट है मेरे पास। बहरहाल, अब आपको जब फर्स्ट टाइम मैंने वर्ड सुना तो मैं भी ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक हो गया। आपको उसके लुग़वी मायने पता है ह्यूरिस्टिक के मतलब क्या है? आइडिया तो बता दे सर। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो सीखने वाले हैं। सीखने सिखाने में डर नहीं होता, नहीं आता तो नहीं आता, ये चीज़ है। नहीं सर। ह्यूरिस्टिक का मतलब है जुगाड़, जुगाड़ू वर्क। आ रहे हैं आप भाई, इंडियन ऑथर की किताब है जुगाड़। नहीं समझ में आ रहा, बिलीव करें, अभी गूगल करके चेक कर लीजिएगा सेशन के बाद। जुगाड़ नाम है किताब का। वे फाइंडिंग योरसेल्फ, द वे फाइंडिंग बाय योरसेल्फ, भी के वो रास्ते जो अपनी मर्जी से निकालते हो आप। जैसे मैंने सुना एमटी और बाल का कॉन्सेप्ट, और अपना रास्ता निकाल के ये जग पानी और बड़ा जग मंगा के रख लिया दिखाने के लिए, ये मेरा स्टाइल है ह्यूरिस्टिक जुगाड़। तो उससे मैंने आपको एंटीवीआर बाहुल का कॉन्सेप्ट समझा दिया। जुगाड़ यानी कि अपने बनाए हुए तरीके, सही है ना। तो ये एक उन्होंने हमें, खैर मैंने ट्रेनिंग ली है बैरिया का, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्सिटी का। आप कह रहे हैं ब्रांडिंग कर रहा है, लेकिन भाई 3 लाख रुपए दिए थे बैरिया ने, और हम 20 लोगों को ट्रेन करा था 2015 में। खैर, तो ह्यूरिस्टिक वे ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजीज की हम बात करते हैं, लेकिन ह्यूरिस्टिक का मतलब है जुगाड़ू। तो अंग्रेजी के कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े अल्फाज हैं, हम इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब समझ लो चाहे ही क्या। एनीवेज, फिर जजिंग द स्टूडेंट प्रॉब्लम, ये आठवीं चीज़, कि भाई स्टूडेंट का मसला समझना, क्योंकि हमारी कौम क्लास में कैसे आके बैठती है मैं उस पर भी बात करूँगा। आखिरी में एंड अप समरी। एंड अप समरी का क्या मतलब है ये भी मैं बात करूँगा। तो देखें जी, 10 स्किल्स की मैंने बात की, पता नहीं आपने लिखे नहीं लिखे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। प्लानिंग, सेट ऑफ इंडक्शन, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चंस, encourage students to questions, exemplification, communication, methodology, judging the student's problem, and summing up। ठीक, ये 10 कॉन्क्रीट एलिमेंट्स हैं जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मज़े की बात ये कि हम सबको पता होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों में से किसी को पता ना हो। भाई पता है आपको माशाल्लाह, हम सब लोग यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस पे। लेकिन अगर इसको हम माइंड सेट में रख के करेंगे तो आपको ज़्यादा बेसिकली बेहतर पता चलेगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मकसद क्या है? प्लानिंग का मकसद ये होता है कि ये तमाम स्किल सेट इसके अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पे कि आपने अपनी प्लानिंग ऐसे की है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ाते हैं, मैं उसकी बात करूँगा, फिर स्कूल और कॉलेज। यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर होते हैं आमतौर से 1 से 1.5 घंटे का होता है, या 3 घंटे का भी होता है अगर आप क्लास आपकी कंसेक्टिव है, या आमतौर से बैचलर की क्लास अकॉर्डिंग टू द एक्रेडिटेशन वो उसमें उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, एक्रेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसकी वजह से जो है वो 1 घंटे की क्लास नॉर्मली 10 मिनट उसको आप बढ़ा लें तो 50 मिनट की होती है। 50 मिनट में से अगर आप 10 मिनट अटेंडेंस का डालें माज़रत के साथ, तो कितने बचे? 40 चालीस। मिनट। 40 में से भी मुझ जैसा कोई शरारती स्टूडेंट को शरारत करा दे तो 5 मिनट उसको खामोश कराने में लग जाता है, तो कितने बचे? 35 मिनट। 35 में से मतलब ये कि 30 मिनट आप क्लास में पढ़ाएंगे। अब आप बहुत से लोग मुझसे एग्री करेंगे, हो सकता है एग्री ना करें, लेकिन ये एक कैलकुलेशन है मेरे हिसाब से। ये 1 घंटे की क्लास में 30 से 35 मिनट मैक्सिमम आपको मिलता है पढ़ाने के लिए, और डिपेंड करता है क्लास के साइज़ को। ठीक, स्कूल कॉलेज में चले जाएँ तो फिर उसी तरह से वो डिफरेंट टाइमिंग हो जाता है। या बात होगा टीचर का दिल नहीं चाह रहा था तो वैसे ही बच्चे को डांट के नाराज़ होकर चला जाता है, वो एक अलग केस है, वो भी प्लानिंग होती है मादरत के साथ। आगे चले, खैर ये प्लानिंग के सारे हिस्से हैं।
तो प्लानिंग में ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो हम बात करते हैं सेट ऑफ इंडक्शन की, जो दूसरा इफेक्टिव वे है वो है आपकी तमबीद बांधना। तमबीद का मतलब ये है कि मैं ये अपने ईमान से कहता हूँ कि मैंने जितनी क्लासों को पढ़ाया सिवाय पीएचडी को छोड़ के, इसमें अगेन अल्लाह का फजल और कमाल है, इसमें ना मेरा कोई इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, अल्लाह की तरफ से कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बीबीए, एमबीए एग्जीक्यूटिव, मास्टर्स, सिर्फ पीएचडी को छोड़ के तकरीबन सभी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाए हैं इन सालों, कुछ सालों में। तो अगर आप आज बेटा तुम्हें ये पढ़ाते हैं, बच्चा नहीं पढ़ेगा। बहुत से लोग कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो कौम है वो ज़्यादातर वही लोग हैं, अगेन वही डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कोई पोस्ट ही नहीं है ज़िंदगी में। भाई आप देख लेना आर्ट्स वाले को हम किस हकारत की नज़र से देखते हैं, यू छोटी लोग इंजीनियर डॉक्टर, वाह कॉलर खड़े हुए लोग आ रहे हैं, वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं जी, डॉक्टर साहब माजरत के साथ, सही ना। तो हमारा तो स्टेटस ही यही बना हुआ होता है, सही ना। तो अब जो बच्चा बेचारा वैसे ही आएगा तो पता है यार पढ़ना नहीं है। लड़कियों की बात करूं, मेजॉरिटी आपको पता है सबको शादियां करनी होती है, और आजकल रिवाज ऐसा चल गया कि भाई हर लड़की को डिग्री दिलानी है, बेचारी का दिल हो ना हो जबरदस्ती माँ बाप धक्का भेजते हैं, क्या भाई जा डिग्री कर वरना रिश्ते नहीं आएंगे अच्छे, अमेरिका नहीं जा सकेगी, कैनेडा नहीं जा सकेगी। मादरत के साथ ये तल्ख हकीकत है, लोग हो सकता है एग्री ना करें मुझसे और कमेंट्स बहुत ही नेगेटिव आ जाए, जूते खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये एक फैक्ट है। तो अब वो बच्चा क्लास में कैसे पढ़ेगा मादरत के साथ, वो कैसे पढ़ेगा? साइको तो समझो उसकी कि वो बेचारा धक्के से आया हुआ है, करना कुछ चाहता था, धक्का लगा के भेज दिया। तो वो बच्चा क्यों ना क्लास में आके शिकायत करे, वो क्यों ना आके आवाज़ें लगाए, वो क्यों ना आके टीचर्स के पीछे उसकी आवाज़ें लगाए? लगाएगा कुछ भी कर लो करेगा, क्योंकि वो बेचारा बैठा अपनी मर्जी से नहीं है। बाहर के अंदर मैंने इंग्लैंड में देखा है, वहाँ पर एक ही क्लास में 100 बच्चों से ऊपर होते हैं, मजा ले शिकायत शरारत करें, करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ह्यूमन नेचर तो सेम है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। हर बंदा अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, ठीक है। मुसलमानों में एक कॉन्सेप्ट है कि एक कमाता है 6 खाता है, वहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गोरों में शादीशुदा करके रह रहे हैं, बगैर शादी के रह रहे हैं, लेकिन वो अपना कमाएगा, ये अपना कमाएगी, खाएंगे पिएंगे, बच्चा पैदा होगा गवर्नमेंट की तरफ से 16 साल तक, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ स्पेशली, पैसे मिलेंगे, 16 के बाद काम करेगा, डबल टैक्स देगा, 18 को यूनिवर्सिटी आएगा, ठीक है। अब जाके इंग्लैंड ने 2009 से लोकल स्टूडेंट की फ़ीस 9,000 पाउंड की है 2009 में, ठीक है। लेकिन माजरत के साथ उससे पहले इनकी 1,000 पाउंड फीस होती थी, 10,000 पाउंड, और वो भी कितने थे, अभी मत दो, जब कभी पैसे आए तो दे देना गवर्नमेंट की तरफ से। अभी भी 9,000 एकदम से नहीं देने होते, ये होता है कि देने हैं कभी ना कभी, लेकिन ये तो अब उससे समझ लें कि क्या अब पढ़ने कौन आएगा, क्योंकि वहाँ पे हर बंदे की इज्जत है, चाहे वो पोछा लगा रहा हो, चाहे वो कंपनी का एमडी डायरेक्टर हो, तो दोनों की सेम इज्जत है, दोनों को एक नाभि से देखा जाएगा। यहाँ तो आपको पता है क्या है, तो उसकी वजह से वहाँ पे लोग जो दिल से बैठेगा तो भाई वो ऐसे ही पढ़ेगा, जो धक्के से आएगा, जो जिसको ज़बरदस्ती पुश करके भेजा जाएगा तो वो आके क्लास में शरारत करेगा। तो सेट ऑफ इंडक्शन का मकसद ये है बताने का कि देखिए हमारे यहाँ मेजॉरिटी बच्चे मादरत के साथ वो अपनी मर्ज़ी से, अपने शौक़ से अपना कोई पाथवे डिफ़ाइन करके नहीं आते हैं। ये होता है ख़ानदान में। जैसे मैंने भी एक अपने स्टूडेंट का सेशन लिया, नुज़ैफ़ उसका नाम है, जो कि अमेरिका में नुज़ैफ़ नेटवर्क के सामने बड़ी कंपनी चला रहा है, इंक्यूबेशन की सक्सेस स्टोरी दिखा के, बहरिया की सक्सेस स्टोरी। तो खुद बोला कि मेरे खालू थे सर माइक्रोसॉफ्ट में होते हैं, ठीक है, मेरी कंपनी में भी उनका बड़ा हाथ है बनाने में, मैं उनको देख के कंप्यूटर साइंस में आया था। होता ही है हमारे मास्टरों में, कोई खाला का बेटा, कोई चचा का बेटा, कोई पड़ोसन, कोई फला फला निकल गया या बेटी उसकी निकल गई, यार ये पढ़ाएंगे भाई, इसको देख के ही तो बच्चा हमारा चला जाएगा। ये रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। उधर नाराज़ भी होगा सर, लेकिन उसने सेशन में कहा तो मैंने यहाँ भी ऑनलाइन बता दिया। तो मकसद ये सारा, तो सेट ऑफ इंडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि आपने स्टूडेंट का भाई माइंड मेकअप करना है, उसे नहीं कहना आज पढ़ाना है। मैं अपनी क्लास में कभी नहीं कहता पढ़ाना है, मैं कहता आज तेरा दिल ही नहीं जा रहा, चलो अच्छा यार कुछ तफरी करता है, ठीक है, वो भी आपने कंट्रोल करना है। पाकिस्तान की क्लास है, जाना था जापान, पहुंच जाती है चीन, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्लास का माहौल अजीब सा हो जाएगा। तो ये भी बड़ा इसमें ट्रेनिंग होती है, लेकिन अभी चूँकि इतना टाइम है नहीं। बहरहाल तो आपके लिए सबसे पहले प्लानिंग है, जिसमें आप ये 9 जो नीचे वाले जो पूरे एलिमेंट्स हैं उसको आप तैयार करते हो उस प्लानिंग के अंदर, जिसमें मैंने बताया कि इतनी देर मैंने तफरी करनी है, बातें करनी है। जैसे अभी हमारे पास असूलन तो इस सेशन के अंदर हमारे पास रह गए हैं 9 मिनट, मैं चाहूँ तो 9 मिनट में भी कंप्लीट कर सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं 9 मिनट में ये पूरे नेट्स ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा होता है, ठीक है। बिल्कुल तो सर, मैं आप पहले जितना टाइम टाइम दे लेना नहीं चाहें, रहा। क्योंकि मुझे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आपके सेशन में इस तरह की लर्निंग करने का पहला एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और बाकायदा मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन के ज़रिए इस तरह की ट्रेनिंग लेना,
कि मैं पहली बार देख रहा हूँ और पहली बार जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ मैंने अपने खुद के जो लेक्चर्स हैं वो खुद अभी इतनी गौर से नहीं सुने जितनी गौर